जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना कि हेनरी नियम क्या है और हेनरी नियम के अनुसार इनके कौन से फार्मूले हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हेनरी नियम की सीमाएं और हेनरी नियम के अनुप्रयोग के बारे में देखा और जाना। आज के इस पार्ट में हम हेनरी नियम से जुड़े हुए जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि हेनरी का नियम है क्या और इसके लिए कौन कौन से फार्मूले हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता का मान दाब के समानुपाती होता है, यानी कि किसी भी गैस की जो विलेयता होती है दाब पर निर्भर करती है। और इसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन देखा था m समानुपाती p। तो जहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाते ही हमारा आ जाएगा एक नियतांक जिसे हेनरी का स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर हमें फार्मूला मिला m इक्वल टू के पी। m क्या है? m है द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, k है समानुपाती नियतांक जिसे हम हेनरी नियम का स्थिरांक भी कहते हैं, और p है गैस पर आरोपित दाब का मान। एक तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे आंशिक दाब पर। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है और इसे भी हेनरी का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार क्या फार्मूला बनता है ये इसको भी देखते हैं, और इस पर क्योंकि हमें न्यूमेरिकल लगाने हैं तो ये वे फार्मूले हमें पता होने चाहिए। तो जब हम दाब को वाष्प दाब के रूप में लेंगे तो यहाँ पर वाष्प दाब हम मान लेंगे P है, और गैस के मोल अंश X जिसे हम मोल प्रभाज्य भी कह सकते हैं, तो गैस के मोल अंश को हम X के रूप में लेंगे। तो इस हिसाब से हमारा हेनरी का नियम क्या बनेगा? P इक्वल टू KX, जहाँ P है वाष्प दाब, X है मोल अंश और K है हेनरी स्थिरांक। तो इन फार्मूले के थ्रू हम हेनरी नियम से जुड़े हुए जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो कि हेनरी नियम के अनुसार सॉल्व होंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त एक संतृप्त विलयन में एथेन का आंशिक दाब 1 बार है। यदि विलयन में 5 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन हो तो गैस का आंशिक दाब क्या होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 बार कंडीशन दिया हुआ है। पहले कंडीशन में बोला है कि 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम पे एथेन का जो आंशिक दाब था वो 1 बार था। अब कह रहा है कि यदि मात्रा 5 इंटू 10⁻² ग्राम हो जाए तो उस समय गैस का आंशिक दाब क्या होगा? तो इस प्रकार हम लोग पहले कंडीशन के लिए हेनरी स्थिरांक निकाल लेते हैं, फिर दूसरे कंडीशन में हेनरी स्थिरांक का यूज़ करके हम आंशिक दाब को निकालेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने हेनरी का फार्मूला देखा था m इक्वल टू के पी, तो यहाँ पर पहले कंडीशन में m की वैल्यू है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम और p यानी कि दाब है 1 बार। तो इस फार्मूले में m और p की वैल्यू हम रखते हैं, तो m और p की वैल्यू रखेंगे तो k की वैल्यू आएगा 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम पर बार। अब यदि हम दूसरे कंडीशन में चले तो m की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻² ग्राम और यहाँ पर हमें ज्ञात करना है p यानी कि दाब। तो जैसा कि हम लोगों ने समीकरण देखा था m इक्वल टू के पी, तो मान रखेंगे यहाँ पर m की वैल्यू रख देंगे 5 इंटू 10⁻² ग्राम। ऊपर हम लोगों ने k की वैल्यू निकाली थी 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब इन दोनों वैल्यू को रखकर हम p की वैल्यू निकालेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे p की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.62 बार। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सड़े हुए अंडों वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग में आती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि सड़े हुए अंडों वाली विषैली गैस H2S गुणात्मक विश्लेषण में उपयोग में आती है। यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 m हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि जो जल में H2S है STP पर उसकी विलेयता है 0.195 m। तो विलयन का अर्थ होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं विलयन में क्या होते हैं, विलेय और विलायक होते हैं। तो क्वेश्चन में कहीं भी विलयन की मात्रा हमें पता नहीं है, तो यहाँ पर हम विलयन की मात्रा मान लेंगे 1 किलोग्राम या फिर 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम जल में कितना घुला हुआ है H2S? 0.195 मोल गैस घुला हुआ है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि H2S के मोलों की जो संख्या होगी वो होगी 0.195। अब बात करते हैं जल के मोलों की। तो हम सभी जानते हैं जल के मोल कैसे निकालेंगे हम। तो उसकी मात्रा में हम क्या करेंगे,
उसके अणुभार से भाग दे देंगे। तो 1000/18 तो हमारा वैल्यू आएगा 55.5। क्योंकि मोलों की संख्या n बराबर होता है W/m, तो यहाँ पर W की वैल्यू है 1000 और m की वैल्यू है 18। m मतलब अणुभार। तो हमें मोलों की संख्या H2S का भी पता चल गया, H2O का भी पता चल गया। अब हमें गैस के मोल प्रभाज ज्ञात करने होंगे, क्योंकि जब तक हमें मोल प्रभाज ज्ञात नहीं होगा तब तक हम आंशिक दाब नहीं निकाल सकते और नहीं हेनरी का स्थिरांक निकाल सकते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि मोल प्रभाज के लिए फार्मूला होता है, तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है तो उसके मोलों की संख्या बटे विलयन में जितने भी अवयव हैं उनके मोलों की संख्या। तो H2S का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, H2S के मोलों की संख्या बटे H2S के मोल की संख्या प्लस H2O के मोलों की संख्या। तो H2S के मोलों की संख्या हम लोगों ने निकाला है, तो H2S के मोलों की संख्या 0.195 बटे H2S के मोलों की संख्या फिर से है बटे में 0.195 प्लस H2O के मोलों की संख्या 55.5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.0035। तो हम सभी जानते हैं हेनरी नियम के अनुसार जो फार्मूला होता है P = Kx। तो K यहाँ पर क्या है, हेनरी स्थिरांक है, और X यहाँ पर हम लेंगे H2S के मोल प्रभाज, या फिर इसे हम मोल अंश भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें निकालना है हेनरी स्थिरांक यानी कि KH निकालना है। तो KH = क्या हो जाएगा, P/X। तो क्वेश्चन में कहीं भी P यानी कि वाष्प दाब की वैल्यू दिया नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, और X की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 0.035। तो यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 285.7 बार। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 298 केल्विन पर CO2 गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान है 1.67 × 10⁸ पास्कल। 500 ml सोडा जल 2.5 atm दाब पर बंद किया गया। तो 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। विलियन के टॉपिक से जुड़े हुए और भी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।